लेकिन कोई जय भीम, जय बिरसा, जय मंडल, सतरंगी सलाम। शुक्रिया उन सभी लोगों का जो हमारे साथ समर्थन में खड़े हैं, और अलग से शुक्रिया उन लोगों का जो लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं। कभी भीमटी बोल रहे हैं, कभी नील चट्टी बोल रहे हैं, कभी ताड़का, कभी सूर्पनखा। पता है आपको, जब आप मुझे भीमटी बोलते हैं मजबूत महसूस होता है, क्योंकि भीम का नाम गूंज रहा होता है। जब आप नील चट्टी बोलते हैं, मुझे वो नीला रंग याद आता है जो 5000 सालों से हमारे शरीर पर आपने बरपाया है, तो मजबूती महसूस होती है। अब 3 महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, कंचना यादव जी को कर रहे हैं, सारिका पासवान जी को कर रहे हैं। ये वो 3 बहुजन मजबूत सशक्त महिलाएं हैं जिनको हमारी पार्टी ने आवाज बनाया, समाज की आवाज, और हमारे आवाज के माध्यम से बहुजन समाज राष्ट्रीय पटल तक पहुंच पाया। आप मेरे से मेरी आवाज कैसे छीन लेंगे, मुझसे मेरा समाज कैसे छीन लेंगे, मुझसे मेरी पार्टी कैसे छीन लेंगे। बहुत प्रधानमंत्री हुए इस देश में, लेकिन कोई भी हुआ ना, बाबा साहब प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन कोई भी हुआ, सब बाबा साहब के सामने सर झुकाकर ही निकलते हैं। उसी संविधान की शपथ खाते हैं जो बाबा साहब ने लिखा था। इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगी, राम मनोहर लोहिया ने कहा था, हम हार सकते हैं, हम बार बार हार सकते हैं, लेकिन हार मान तो नहीं सकते। हम हार नहीं मानेंगे। उलगुलान था, उलगुलान है, और उलगुलान जारी रहेगा हर पटल पर, चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो। हर पटल पर लड़ाई जारी रहेगी, और दुगनी मजबूती के साथ। हम 2 कदम पीछे जरूर हुए हैं, लेकिन याद रखिए, कदम 2 पीछे लिया जाता है एक लंबी छलांग मारने के लिए। जरूर लंबी छलांग होगी। शुक्रिया। डर करोगे तो सबको स्कूटी देंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सबको स्कूटी देंगे, जैसा के पापा ने बोला था भाई। पहले ये देखो। इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूँ, क्या 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा, कौन है? अब आप बताइए कि जैसा के पापा के कहने पर मैंने 12वीं के बाद में इंटर कर लिया। आप कर लिए? बिल्कुल, उनके कहने पर मैंने 12वीं के बाद इंटर कर लिया। अरे भाई, मैं अपने गृह मंत्री की बात नहीं टाल सकता हूं, क्योंकि मेरा गृह मंत्री जो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को बहुत फॉलो करता है। पूछे कैसे? क्योंकि मोदी जी की बातों को उन्होंने कह दिया जुमला है। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। अब बताइए, मोदी जी की छवि को कौन खराब कर रहा है? मजा आया। एमबीबीएस छात्रा प्रियंका पकड़ी गई है। हरियाणा की रहने वाली प्रियंका बताई जा रही है, और अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से प्रियंका को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है अनंतनाग में। ये गलत बात है। ये चाटुकारिता करते हैं ये। सुजाता जी, विजय जी, सुजाता जी, ये कोई ऐसी, ये गलत बात है। हम एक खेसरिया थोड़ा लालचनिया में तेल ना रहे तो 1 किलो तेल दे भेजिया अपना जवन की बेटी के यहाँ बता के मंत्री की शपथ लेंगे। इसलिए आपसे पूछता हूँ कि हम लोग तो बोल ही रहे हैं, आप जो फूट डालने का मंथरा वाला काम करेंगी, ये नहीं चलने वाला है। जय टेरर मॉड्यूल में बड़ी कार्रवाई। एमबीबीएस की छात्रा प्रियंका पकड़ी गई है। हरियाणा की ये रहने वाली बताई जा रही है, और अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से इसे हिरासत में ली। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर्जनल टाइम्स। दोस्तों, आज से पटना का गांधी मैदान आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है, और ये बंद 20 तारीख तक रहेगा। 20 तारीख के बाद गांधी मैदान में आम लोगों के लिए रास्ता खुलेगा, उसमें घूमने के लिए, उसमें वर्जिश करने के लिए। क्यों बंद है? क्योंकि 20 तारीख को एनडीए यानी बीजेपी नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह है। उसमें तमाम राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, उसमें देश के प्रधानमंत्री शामिल होंगे, उसमें देश के गृह मंत्री शामिल होंगे। जश्न मनेगा पटना में, परंतु सरकार चलेगी दिल्ली में। कुछ ऐसा संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। तो वहां यह भी प्रयास किया जाएगा कि जो हमने वादे किए हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। होंगे या नहीं होंगे ये तो वक्त बताएगा, परंतु संदेश यही जाएगा। संदेश ये भी दिया जाएगा
कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मुख्यमंत्री कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सारा खेल दिल्ली से चलेगा। दिल्ली में एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी पैसा निर्धारित करेगी। जो 10,000 रुपए अभी खातों में दिए गए हैं, उसके अलावा 1,90,000 का और वादा था, वो कैसे दिया जाएगा। 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ बिहार इन योजनाओं को कैसे उस पर लाएगा, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। तमाम टैक्स पेयर का पैसा बिहार में फूका जाएगा। टैक्स पेयर जो टैक्स देंगे देश की उन्नति के लिए, वो पैसा बिहार में लगाने की बात हो सकती है। 5 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर कोई भी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कहना चाहिए, क्योंकि सरकार बन गई। सरकार के बाद कौन किसकी बातें याद रखता है। 10,000 रुपए देकर आप वोट खरीद लेते हैं, वोट की धांधली कर देते हैं, वोट में किस तरह से सेंध लगा देते हैं, विपक्ष की पार्टियों को खत्म करने का प्रयास करते हैं, उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास करते हैं, यहां तक कि उसके परिवार में कलह तक आप करा सकते हैं, तो देश में कुछ भी हो सकता है। परंतु वोट चोरी का मुद्दा इस समय धीरे धीरे जनमानस तक पहुंच रहा है। आज मैं कई मुद्दों पर आपसे बात करूंगा। मैं मीडिया में कौन मंथरा है, कौन क्या है, उस पर भी जिक्र करूंगा। उसके अलावा मैं पहले आप शुरुआत करता हूं कि वोट चोरी, जब चोर ही ऐसे हो जाए जो सरकार में शामिल हो, तो फिर इस देश का क्या हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। परंतु आप ये देखिए कि जब वोट चोरी करके ही सरकार बनेगी, तो फिर वो तो जो करना है उन्हें वो करके ही रहेंगे। बिहार में 100% दखलंदाजी बीजेपी की रहेगी। बिहार में बेशक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, परंतु नीतीश कुमार के पास क्या मौलिक अधिकार कुछ होंगे कि वो अपने फैसले कुछ ले सके, ये सवाल है, ये बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार अपने मनमाफिक काम कर सकेंगे बिहार में, ये सवाल है। क्या नीतीश कुमार अपने मनमाफिक मंत्रालय बना सकेंगे, मंत्री बना सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके अलावा क्या नीतीश कुमार ने जो योजनाएं बताई हैं, क्योंकि कहने वाले ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव था, परंतु मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता कि ये आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि जब 80, 85 साल के लोग राजनीति करते हैं, तो फिर नीतीश कुमार की एज तो इतनी भी नहीं है। परंतु नीतीश कुमार कठपुतली बन जाएंगे बीजेपी की, और क्यों बन गए बीजेपी की कठपुतली, ये सोचने वाली बात है। नीतीश कुमार जो पहले के शासन में थे और अब के शासन में कितना अंतर आएगा, क्योंकि नीतीश 85 पर है और बीजेपी 89 पर है। बीजेपी की मेहरबानी पर नीतीश कुमार, यानी ये एक मेहरबान मुख्यमंत्री होंगे। मेहरबान मुख्यमंत्री क्यों बने? मेहरबान मुख्यमंत्री इसलिए बने क्योंकि बीजेपी वोट चोरी करती है। बीबीसी की पत्रकार है सर्वप्रिया सांगवान, उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में उसने बताया कि जब विपक्ष को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा तो विपक्ष कैसे चुनाव जीत सकता है। आप सुन लीजिए एक बार। उसके अलावा राजीव रंजन माहौल क्या वाले हैं, उनका वीडियो एक शेयर किया है कांग्रेस के हैंडल ने, उसको भी आप सुनिए। वो भी चुनाव के बारे में ही कुछ बता रहे हैं। क्वेश्चन, क्यों हार रहा है विपक्ष लगातार सारे चुनाव? ये बात विपक्ष को और आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि विपक्षी पार्टियों के हारने की ही गुंजाइश ज्यादा है। हमारी आंखों के सामने ही देश में एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार हो गया है कि उसको तोड़ना किसी के बस की बात ही नहीं है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। किसी भी जगह जो सरकार है वो लोगों के खाते में पैसा डाल रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तब भी लोगों के खाते में पैसा आ रहा है। पहले चरण के चुनाव के बाद भी आ रहा है। ये पैसा तो 5 साल में कभी भी दिया जा सकता था, लेकिन चुनाव के दौरान ही क्यों? क्या विपक्ष पैसा डाल सकता है ऐसे लोगों के खाते में? नहीं। और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस पर आपत्ति जता सकता था, पर कैसा हुआ? नहीं। फिर चुनाव में खर्च होने वाला पैसा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ये इन्हीं सब राजनीतिक पार्टियों ने ही रूल बनाए हैं और चलते रहने दिए कि एक पार्टी को कितना भी चंदा लेने का अधिकार है, ना वे आरटीआई के दायरे में आती है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए, 6 साल तक ये खेल चलता रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि अरे ये तो इलीगल है।
सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी ने कमाया इससे। 4 साल में 5,271 करोड़ और कांग्रेस को 952 करोड़। कोई बराबरी है? जिस पार्टी के पास पैसा ज्यादा है वो तो फिर कुछ भी कर सकती है। सबको पता है वोटिंग से पहले पैसा बढ़ता है, सब पार्टियां बांटती हैं। लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा दे सकती है। तो मुझे बताइए, विपक्षी पार्टी ऐसा क्या वादा कर देगी, ऐसा क्या ही कह देगी जो उस पूरे सिस्टम से कम्पीट कर सके? बेशक ये सभी पार्टियां चंदे के सिस्टम को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उनका कोई मोरल ग्राउंड ही नहीं है कुछ कहने का। लेकिन ये गलत आर्गुमेंट है कि हाँ सब एक जैसे ही हैं, सब ऐसा ही करते हैं, सीखो ऐसे चुनाव जीता जाता है। नहीं, ये गलत चीज को नॉर्मलाइज करना है। क्यों गलत चीज सीखनी है? ये लोकतंत्र है, जनता का काम है कि वो इस चुनाव में अंधे पैसे को नॉर्मलाइज ना होने दे। जनता का काम है कि इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे। जनता का काम है कि हर हाल में अपना सिस्टम यानी अपना तंत्र बहाल करे। के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने का काम इलेक्शन कमीशन का। अब आप बताइए, परसों चुनाव होना है और फ्राइडे के अकाउंट में अगर 12 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 आया है और वो 5 महिला से कहती है कि मेरे 10,000 आ गए, तुम्हारे कब आएंगे? मेरे तो नहीं कहे, तुम्हारे अगले आ जाएंगे, नीतीश जी की सरकार रहेगी। तो 1 करोड़ 10 लाख के अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हो और उसको एक महिला 4 महिला से कम कह रही है, तो 4 करोड़ तक जा रहा है ना बात। और इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन करके यहाँ अशोक रोड पर बैठ करके तमाशा देख रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप अगर पत्रकार हैं तो आपको सत्ता से सवाल पूछना पड़ेगा। अगर आप सच्चे पत्रकार हैं तो सत्ता को ही आपको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। विपक्ष को कभी कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। परंतु आज के दौर में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो केवल विपक्ष वालों को ही ये मीडिया वाले कटघरे में खड़ा कर देते हैं। उसके अलावा जब बीजेपी वालों से सवाल किए जाते हैं और बीजेपी वाले उल्टे सीधे जवाब इन लोगों को देते हैं। ये गिरिराज सिंह जी है, सम्मानित वो है, ये सनातन धर्म के झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन्होंने चित्रा त्रिपाठी को मंथरा कह दिया और वो बड़ी बेशर्मी के साथ मुस्कुरा रही है। आप एक बार देख लीजिए कि भाई मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसलिए आपसे पूछता हूं कि हम लोग तो बोल ही रहे हैं, आप जो फूट डालने का मंथरा वाला काम करेंगी, ये नहीं चलने वाला है। जहां पर आग रहती है धुआं वहीं से उठता है। फिर मैं पूछ रही हूं मुख्यमंत्री क्या नीतीश बनेंगे? फिर आप कह रहे हैं आप ही मंथरा वाला काम करिए। जवाब तो आप दे नहीं पा रहे गिरिराज जी, और उल्टा आप आरोप मीडिया पर मर दे कि बिहार में न मुख्यमंत्री का सीट खाली है न दिल्ली में पीएम का सीट खाली है। हाँ। इसके बाद अगर आप जैसे विद्वान पत्रकार को और समझाना पड़े तो शायद आपके एडिटर को आपके विषय में कुछ सोचना पड़ेगा। अब हाँ, हमारी नौकरी ही चली। नाराज हो रहे, क्या बात है। ये वही चित्रा त्रिपाठी है जब नेहा सिंह राठौर ने इससे कहा कि आप मनोज तिवारी की बड़ाई करती हैं। मनोज तिवारी आपको पता कैसे कैसे गाने गाए थे उसने, लहंगा रिमोट से पता नहीं क्या क्या किस तरह के। तो चित्रा त्रिपाठी उसके बचाव में बोलती है कि उन्हें 5 लाख वोट मिली है। क्या वोटों से आपकी अश्लीलता छुप सकती है? सवाल ये है। क्या प्रशांत किशोर से भी जब इसी तरह का सवाल चित्रा त्रिपाठी ने पूछा तो चित्रा त्रिपाठी को प्रशांत किशोर ने भी ये जवाब दिया कि क्या आप अश्लीलता फैलाकर और वोट छीन कर लोगों से चुरा कर अगर सांसद बन जाते हैं तो आपको अश्लीलता का लाइसेंस मिल जाता है क्या? परंतु ये मीडिया इस समय इतना बेशर्म हो चुका है कि इनके बारे में कुछ भी कहना इस समय कुछ भी, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं क्या कहूं। अब देखिए आप, ये आरजेडी की प्रवक्ता है कंचना यादव, ये मीडिया वाली इसको बेवकूफ बता रही है। का बयान आपके स्क्रीन पर, ये जो हंस हंस के इतना धमकी दे रहे हैं, ये जो हंस हंस के उनकी धमकी ले रही हैं, इसे ही गोदी युग में निष्पक्ष पत्रकारिता कहते हैं। रागिनी नायक का बयान आपके स्क्रीन पर। सत्ता के आगे नतमस्तक चरण चाटू पत्रकारिता का स्तर देखिए। गिरिराज सिंह चित्रा त्रिपाठी को
फूट डालने वाली मंत्रा कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। आपके एडिटर को आपके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा और चित्रा त्रिपाठी ऐसी बेइज्जती पर खीसे निपोर रही हैं। यह क्या पत्रकारिता? क्या कहा था? बेवकूफ बताया गया था, जो एक असंसदीय शब्द है, मगर यह सब हो रहा है साहब मीडिया के नाम पर। सुनिए क्या हुआ था वहां पर। बीजेपी के नेताओं से कोई सवाल करो तो पत्रकार ने कोई सवाल किया तो उल्टा कहेगी, मैं तो कहेंगे जो भी आदमी हो या पुरुष हो, वो औरत हो, कहेंगे मैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगी। आपको याद है स्मृति ईरानी का, अमेठी का, अमेठी में भास्कर के पत्रकार ने जब उससे सवाल कर लिया उसके क्षेत्र का, तो कहती है मेरे क्षेत्र को बदनाम कर रहे हो, मैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगी। ये फला नाम का मालिक है ना तुम्हारा। क्या कहा था एक बार सुनिए। भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा है, लोकसभा क्षेत्र की, आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते। नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं, मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिएगा। हम लोग दो शब्द बोलने के लिए, आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। बहुत प्यार से किसी को मंत्रा बता देंगे, किसी को पागल बता देंगे, किसी की नौकरी खा जाएंगे। सैकड़ों ऐसे पत्रकार हैं जिनकी नौकरी ये लोग खा चुके हैं, बीजेपी वाले। सैकड़ों ऐसे पत्रकार हैं जो बेचारे घर बैठ गए, और दर्जनों ऐसे पत्रकार भी हैं जो इनके खिलाफ रिपोर्टिंग करते करते मर गए, परंतु इनका कुछ बिगड़ा नहीं। सुना है ऊपर वाले की लाठी में बड़ा दम होता है। ये लाठी ऊपर वाले ने कहां रख दी है इस समय? किसी को पता है क्या उस लाठी का? अगर किसी को पता हो तो हमें भी बताइएगा। परंतु आप ऊपर वाले पर भरोसा ना करके नीचे वालों पर ही अब आपको भरोसा करना पड़ेगा। ये है शिवानंद तिवारी जी। शिवानंद तिवारी जो है लालू यादव के खास हुआ करते थे एक समय में। इन्होंने एक लेटर जारी किया है जिसमें इसने आरोप लगाया है, शिवानंद तिवारी जी ने, कि जो तेजस्वी है उससे राहुल गांधी ने कहा था कि सड़क पर उतरिए, अब लठ खाने का वक्त है। तो तेजस्वी ने इनसे मना कर दिया कि नहीं, लठ खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये घमंड में थे कि मैं तो मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। तारीख भी घोषित कर दी थी। क्या बोले शिवानंद तिवारी लेटर में? लालू यादव के शुरुआत से बड़े खासम खास रहे। उन्होंने आज एक बड़ा विस्फोट कर दिया सुबह सुबह एक पोस्ट लिखते हुए। वो लिखते हैं, बिहार आंदोलन के दौरान लालू यादव और मैं फुलकारी शरीफ जेल के एक कमरे में बंद थे। लालू यादव उस आंदोलन का बड़ा चेहरा थे, लेकिन उनकी आशंका बहुत छोटी थी। रात में भोजन के बाद सोने के लिए जब हम अपनी अपनी चौकी पर लौटे थे, तब लालू यादव ने अपने भविष्य के सपने को मुझसे साझा किया था। लालू ने मुझसे कहा था, बाबा मैं राम लखन सिंह यादव जैसा बनना चाहता हूं। लगता है कि कभी कभी ऊपर वाला शायद सुन लेता है। आज दिखाई दे रहा है कि उनकी वो इच्छा पूरी हो गई। संपूर्ण परिवार ने जोर लगाया। उनकी पार्टी के मात्र 25 विधायक ही जीते। मन में ये सवाल उठ सकता है कि मैं तो स्वयं उस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, उसके बाद ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, ये अतीत की बात हो गई। तेजस्वी ने मुझे न सिर्फ उपाध्यक्ष से हटाया बल्कि कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कह रहा था कि मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण लोकतंत्र के विरुद्ध साजिश है। इसके खिलाफ राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरो, संघर्ष करो, पुलिस की मार खाओ, जेल जाओ। लेकिन वो तो सपनों की दुनिया में मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा था। उसको झकझोर कर उसके सपनों में मैं विघ्न डाल रहा था। लालू यादव धृतराष्ट्र की तरह बेटे के लिए राज सिंहासन को गर्म कर रहे थे। अब मैं मुक्त हो चुका हूं, फुर्सत पा चुका हूं, अब कहानियां सुनाता रहूं। गांव की कहावत है, गरीब की भौजाई सबकी लुगाई, गरीब की औरत सबकी भौजाई।
कुछ ऐसा ही हाल इस समय विपक्ष का है। जब पैसा वाली पार्टी सत्ता में हो और विपक्ष गरीब हो, जब बीजेपी पूरे देश में हर जिला हेडक्वार्टर पर अपने ऑफिस बना रही हो करोड़ों रुपए खर्च करके, उस पैसे का हिसाब कौन किससे मांगेगा, कहां से वो पैसा आ रहा है। परंतु जब कोई विपक्ष वाला एक कदम भी उठा दे तो उसके घर पे ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है? चुनाव में कांग्रेस का खाता सीज हो जाता है लोकसभा चुनाव में, तो कहां लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया? बिहार में 3 लाख से ज्यादा वोट लिस्ट आने के बाद जोड़ दिए जाते हैं, तो कहां लेवल प्लेइंग फील्ड है? बिहार चुनाव में हर एक सत्ता दल का एक जो सदस्य था, अनंत सिंह जैसे 40-40, 50-50 गाड़ियों के काफिले में घूम रहे थे, तो कहां लेवल प्लेइंग फील्ड था? सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बन जाएगा और केवल एक पार्टी, जैसे धृतराष्ट्र दुर्योधन के लिए उसने पूरा हस्तिनापुर खपा दिया, अगर उसी के लिए पूरे देश को खपाना चाहता है तो फिर तो कुछ ना कुछ अब आगे बड़ा करने का किसी में दम होगा तो वही आगे आ पाएगा। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रही, वहां क्या हाल होने वाला है। हालांकि ममता बनर्जी वहां बोल रही है कि मैं बिहार जैसा नहीं होने दूंगी। देखते हैं कहां क्या क्या होता है। उत्तर प्रदेश में चल रही है, उत्तर प्रदेश का परिणाम भी कुछ समय बाद आ जाएगा कि कितने लोग कटे और कितने जुड़ गए, देखते हैं। परंतु मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि आपको केवल एक मताधिकार मिला है जो अमीरी और गरीबी के फासले को दूर करता है। कृपया उस मताधिकार की रक्षा जरूर करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।